नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। सबसे पहले मुख्य समाचार। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद हुई हिंसक झड़पों में कम से कम 19 लोगों की मौत और 340 से ज्यादा घायल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सतत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में वर्चुअल संबोधन में बढ़ती व्यापार बाधाओं के खिलाफ चेतावनी दी। यरूशलेम बस स्टॉप पर फिलिस्तीन के बंदूकधारियों ने 6 लोगों की हत्या की। अमेरिका द्वारा कैरेबियाई देशों में सेना की तैनाती के बाद वेनेजुएला ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए तटीय क्षेत्रों में 25,000 सैनिकों को तैनात किया। और चीन में महिला एशिया कप हॉकी में भारत सिंगापुर को 12-0 से करारी शिकस्त देकर सुपर 4 चरण में पहुंचा। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल में भ्रष्टाचार और सरकार के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं के विरोध प्रदर्शनों में 19 लोगों की मौत हो गई है और 340 से अधिक घायल हुए हैं। काठमांडू के बानेश्वर में हिंसक प्रदर्शन पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने गोलियां चलाईं। घायलों में प्रदर्शनकारी, सुरक्षाकर्मी और पत्रकार शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों को सभी घायलों का निःशुल्क उपचार करने का निर्देश दिया है। इस बीच स्थिति को नियंत्रित करने के लिए देश के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये प्रदर्शन 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब सहित गैर पंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देशव्यापी प्रतिबंध लागू करने के बाद शुरू हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं काठमांडू में मौजूद हमारी संवाददाता श्वेता सिंह से। श्वेता, आज हुई मंत्रिपरिषद की आपात बैठक में क्या प्रमुख निर्णय लिए गए? विशाल, देखिए, नेपाल सरकार ने सोमवार को हुई जेनजी प्रदर्शन में हुई हिंसा पर जांच समिति बनाने का निर्देश दिया है। आज प्रधानमंत्री आवास में कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसी बीच गृह मंत्री रमेश लेखक ने नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष को सूचना दी कि वे नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देंगे। आज की हिंसक झड़प में 19 लोग मारे गए हैं और 347 लोग घायल हुए हैं। जेनजी प्रदर्शन सिर्फ काठमांडू में ही नहीं बल्कि पोखरा, इटहरी, दांग, चितवन, विराटनगर, रूपंदेही में भी हुआ था, जहां कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है। धन्यवाद श्वेता इस जानकारी के लिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि व्यापार पैटर्न और बाजार पहुंच वैश्विक आर्थिक चर्चा में प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने सतत व्यापार का बढ़ावा देने के सहयोगी और रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आगाह किया कि बढ़ती व्यापार बाधाएं और जटिल लेन देन इसमें सहायक नहीं होंगे। Today, the focus is on stabilizing the international economy and the world order. But it is equally essential that we turn our attention to ongoing conflicts, not least because they have direct developmental and supply chain implications. Furthermore, as we head towards the next UN General Assembly session, an exchange of views on reforming multilateralism would be appropriate. भारत और इजराइल ने आज नई दिल्ली में आपसी निवेश समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और इजराइल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक रिपोर्ट। समझौते से निवेश को बढ़ावा मिलने, निवेशकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने, मध्यस्थता से एक स्वतंत्र विवाद समाधान व्यवस्था सुनिश्चित करके व्यापार और आपसी निवेश को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। इसमें निवेश को जब्त होने से बचाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सुचारू हस्तांतरण तथा नुकसान की भरपाई के प्रावधान भी शामिल है। ये समझौता आर्थिक सहयोग बढ़ाने और एक अधिक मजबूत और सुगम निवेश वातावरण बनाने की दिशा में दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि दोनों देशों को निवेश के अवसरों का पता लगाने और समझौते से लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक व्यावसायिक संपर्क करने चाहिए। इजराइल के वित्त मंत्री ने साइबर सुरक्षा, रक्षा, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। विदेश मंत्रालय के काउंसलर, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग के सचिव अरुण कुमार चटर्जी सऊदी अरब के रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी राजनीतिक संवाद में शामिल हुए। श्री चटर्जी ने खाड़ी सहयोग परिषद के राजनीतिक कार्य और वार्ताओं के सहायक महासचिव डॉक्टर अब्दुल अजीज
अलुवाइशेक के साथ व्यापक चर्चा की। भारत और जीसीसी के देश ऐतिहासिक संबंधों को साझा करते हैं। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कल दुबई में शुरू हुई। सम्मेलन में 192 सदस्य देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधिमंडल वैश्विक डाक सेवाओं के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए एकत्रित हुए। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के प्रति भारत की दीर्घकालिक वचनबद्धता का परिचायक है। भारत 1874 से इसका सदस्य है। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने डाक नवाचार और डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जापान के गृह कार्य और संचार राज्य मंत्री मसाशी अडाची के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने भारतीय डाक और जापान डाक के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। इजराइल के यरूशलेम में आज हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने बताया कि इस घटना में 7 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 हमलावरों को ढेर कर दिया गया। पुलिस ने दोनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यरूशलेम में निर्दोष लोगों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों और स्वरूपों की निंदा करता है और आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता की नीति पर अडिग है। इजराइल गाजा में संघर्ष विराम के अमेरिका के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इसके अंतर्गत इजरायली बंधकों को भी रिहा किया जाएगा। संघर्ष विराम के पहले दिन गाजा में इजराइल के 48 बंधकों को हजारों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया जाएगा। 48 बंधकों में से 20 के जीवित होने की संभावना है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के अंतर्गत युद्ध समाप्त करने पर चर्चा शुरू होगी। रूस की सेना ने कीव क्षेत्र में एक ताप विद्युत उत्पादन केंद्र पर रात भर हमले किए। इससे आज विद्युत और गैस आपूर्ति बाधित हुई। यूक्रेन के कई क्षेत्रों में विद्युत केंद्रों को निशाना बनाया गया है। अधिकांश क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी गई। रूस ने हमले की पुष्टि की है। वर्ष 2022 के बाद से रूस ने यूक्रेन के विद्युत केंद्रों को बार बार निशाना बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जल्द समाप्त हो जाएगा। श्री ट्रंप ने बताया कि वे इस संबंध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि यूरोपीय नेता भी युद्ध समाप्त करने की रणनीति पर चर्चा के लिए अमेरिका आएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से संघर्ष जारी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो ने घोषणा की है कि सरकार मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए मुख्य तटीय क्षेत्रों में सैनिकों की उपस्थिति बढ़ाएगा। ये घोषणा प्यूर्टो रिको के लिए अमेरिका द्वारा 10 युद्धक विमान तैनात किए जाने के बाद हुई है। मादक पदार्थों की तस्करी क्षेत्रों में 25,000 सैनिक तैनात किए जाएंगे। अमेरिका ने मादक पदार्थ गिरोहों पर नकेल कसने के लिए कैरिबियाई देशों में सैन्य अभियान को बढ़ा दिया है। मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा अदालत की कानूनी प्रक्रिया से बाहर 3 बलूची नागरिकों की हत्या किए जाने की निंदा की है। मानवाधिकार समूहों ने इन हत्याओं को नरसंहार, लोगों को गायब करने और दमन के एक व्यापक अभियान का हिस्सा बताया है। मानवाधिकार संगठनों ने इस कृत्य में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने और क्षेत्र में जारी मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने का आह्वान किया है। और अब बात खेलों की। चीन में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत सुपर 4 चरण में पहुंच गया है। नवनीत कौर और मुमताज खान की हैट्रिक की बदौलत आज पूल मैच में भारत ने सिंगापुर को 12-0 से शिकस्त दी। एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट कल से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान सहित 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत का पहला मैच बुधवार को मेजबान संयुक्त अरब अमीरात से होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद हुई हिंसक झड़पों में कम से कम 19 लोगों की मौत और 340 से ज्यादा घायल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सतत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में वर्चुअल संबोधन में बढ़ती व्यापार बाधाओं के खिलाफ चेतावनी दी। यरूशलेम बस स्टॉप पर फिलिस्तीन के बंदूकधारियों ने 6 लोगों की हत्या की। अमेरिका द्वारा कैरिबियाई देशों में सेना की तैनाती के बाद वेनेजुएला ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए तटीय क्षेत्रों में 25,000 सैनिकों को तैनात किया। और चीन में महिला एशिया कप हॉकी में भारत सिंगापुर को 12-0 से करारी शिकस्त देकर सुपर 4 चरण में पहुंचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।